तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी में टोटल रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी को लेवल मानते हुए और जो है रीजनिंग को सिलेक्शन का आधार मानते हुए मैं यह क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। और देखिए सभी टॉपिक से आपको जो है इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यह आपको बात करें तो अभी से आप जो अगर प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइए, तो आपकी तैयारी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और देखिए अंत तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ आपके लिए पहला ही प्रश्न है, और कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है शब्द का चुनाव करना है। तो मनुष्य का संबंध जो है मशीन से दे रखा है, तो स्वामी का संबंध पूछ रहा है। तो बात करें, ऑप्शन में आपके सामने है कार्यकर्ता, सेवक और गृह प्रबंधक। तो 4 ऑप्शन है। तो अगर बात करें उचित आपका जो शब्द अगर चुनने के लिए कह रहा है, तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवक हो जाएगा। देखिए अगर मनुष्य जो होता है वह जो जिस तरह मनुष्य जो है वह मशीन को नियंत्रित करता है। जैसे कोई मशीन मान लीजिए हो गया, चाहे आपका कोई मशीन मान लीजिए आजकल घर में चल रही हैं या बाहर चल रही हैं, उनको सारा कंट्रोलिंग जो है वो मनुष्य करता है। उसी प्रकार स्वामी जो होता है वह सेवक को नियंत्रित करता है। सेवक के अंदर जो है स्वामी के अंदर ही सेवक काम करता है, और स्वामी जो है वह सेवक को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे देखिए अब यहाँ पे पहला तो हमारा हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, और कह रहा है यहाँ सी दैट का अर्थ है माइनस से, और आपका त्रिभुज का अर्थ दे रखा है प्लस। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना है, मैं इसे साइड में लगा देता हूँ। और देखिए क्या दे रखा है आपका। तो चलिए पहले इसका चिन्ह को देखते हैं। तो चलिए जैसे जैसे दे रखा है, तो 94 है, हमने यहाँ पे 94 लिख दिया। और त्रिभुज की जगह क्या दे रखा है, त्रिभुज की जगह हमारा प्लस है, तो हम प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या है 27 यानी 27 है। और सी दैट का अर्थ क्या है, तो सी दैट का अर्थ आपका माइनस है, क्या है माइनस है। उसके बाद हो जाएगा 44, और फिर दे रखा है आपका सी दैट, फिर सी दैट का अर्थ आपका क्या है तो माइनस है, फिर हो जाएगा 56। उसके बाद त्रिभुज का अर्थ हमारा प्लस है, उसके बाद हो जाएगा हमारा 44। अब देखिए प्लस वाले को एक साइड जोड़ लेते हैं, और माइनस वाले को एक साइड जोड़ लेते हैं। अब देखिए 94 को और 27 को और 44 को एक जगह जोड़ लेते हैं। तो 94 और 27 को एक जगह जोड़ लेते हैं, तो 7 4 हमारा कितना हो गया 11 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 9 2 11, एक आपका 12 हो गया। अब इसमें 44 और ऐड कर देते हैं, नहीं 44 नहीं आपका 20 है, सॉरी ये आपका 20 है, इसमें 20 और ऐड कर देते हैं। तो 20 और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 141। 141 देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कितना हो गया। यह हो गया आपका 141 हो गया। यहाँ पर हमारा हमने 94 27 और 20 को, ये आपका 20 है, कितना है तो ये आपका 20 है, इसलिए हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 141 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगा देना है, और फिर 44 और 56 को जोड़ देना है। 44 और 56 को आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 141 में से जब 100 जाएगा तो हमारा जो है 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके 2 कथन आपको दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। अब देखिए अगर कथन सही होता है तो आपको केवल एक कथन पर्याप्त लगाना है, और कथन दोनों अगर 2 पर्याप्त है तो बी लगाना है। अगर कोई नहीं पर्याप्त है तो आपको सी लगाना है, और अगर दोनों पर्याप्त हैं तो आपको डी लगाना है। अब चलिए प्रश्न पढ़िए, और यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा वर्ष के किस माह में हुई थी। परीक्षा वर्ष के किस माह में हुई थी।
तो पहला कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंकित को ठीक से याद है कि परीक्षा जो है जुलाई में, कहाँ पर, एग्ज़ाम जो है वह जुलाई से पहले, यानी एग्ज़ाम जो है वह जुलाई से पहले हुआ था, लेकिन लेकिन मार्च के बाद हुई थी। यानी जुलाई से पहले और मार्च के मार्च के बाद हुआ था। ये हमारा पहला जो है कह रहा है कथन। अब फिर कह रहा है कि कविता, अब कविता के बारे में कह रहा है। अब कविता क्या कह रही है, कविता को ठीक से याद है कि परीक्षा फरवरी में हुई थी। कहाँ पर, परीक्षा जो है वह फरवरी के बाद, यानी फरवरी के बाद हुआ था, लेकिन जून से पहले हुआ था। अब अगर दोनों कथन को मिलाएं, देखिए अगर दोनों कथनों को मिलाएं तो हमें तो नहीं लगता है कि दोनों कथनों से हमारा उत्तर निकल जाएगा। दोनों कथनों से हमारा उत्तर नहीं निकल सकता है। तो हमें देखिए क्या विकल्प लगाना है, तो हमें विकल्प लगाना है इसमें ऑप्शन नंबर सी। ना तो कथन हमारा एक होगा और ना ही कथन दो पर्याप्त होगा उत्तर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हम जो है इसमें लगा देंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि परीक्षा आपका किस माह में हुई है। अब अंकित को ठीक से भी याद नहीं है, उसी तरह कविता को भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन जून से पहले हुई थी, यह आपका डिसाइड नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ना तो हमारा पहला पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ना तो हमारा दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अब देखिए चौथा यहीं पे कह रहा है कि PQRST में सबसे नाटा कौन है, यानी सबसे नाटा कौन है। आर सबसे नाटा नहीं है, किंतु केवल क्यू से नाटा है। यानी आर जो है आर जो है देखिए यहाँ पे पहला ही कथन कह रहा है, पहला से देखते हैं। कह रहा आर सबसे नाटा नहीं है, यानी आर जो है वह सबसे नाटा नहीं है, लेकिन क्यू से नाटा है, यानी क्यू से छोटा है। कौन, तो आर। इसके बाद सारे के सारे हो जाएंगे। आर के बाद पी आएगा, पी के बाद एस आ जाएगा और एस के बाद टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर कथन दो से देखते हैं। कथन दो से देखते हैं, कह रहा एस एस जो है वह पी जितना लंबा नहीं है। एस जो है वह पी जितना लंबा नहीं है, यानी एस जो है वह पी जितना लंबा नहीं है। अब देखिए हो गया। अब दोनों कथनों को मिलाएं तो देखिए कह रहा है कि लेकिन सबसे नाटा भी नहीं है, यानी सबसे नाटा भी नहीं है। अगर हम दोनों कथनों को मिलाते हैं, पहले को और दूसरे को, पहले और दूसरे को मिलाते हैं, तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, क्यू, और क्यू के बाद आपका हमारा बन जाएगा आर, आर के बाद पी, और पी के बाद जो है आपका वो एस आ जाएगा, और एस के बाद हमारा टी आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है सबसे नाटा, हमसे क्या पूछ रहा था, कि सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा हमारा टी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे नाटा हमारा जो हो जाएगा वह टी हो जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी से जाएगा। विकल्प नंबर डी, तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर डी हमें लगा देना है। एक मिनट, देखिए कि कथन एक और कथन दोनों जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अब देखिए पांचवा नंबर आपका अलग मिलेगा, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन में फल है, फूल है, पत्ती है और पंखुड़ी है। तो इसमें अगर बात करें, आपको विषम बताना है, यानी समूहों का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा पंखुड़ी। पंखुड़ी किसका हिस्सा होता है, तो पंखुड़ी जो होता है वह एक फूल का हिस्सा होता है। किसका, फूल का हिस्सा होता है। बाकी फल हो गया, पत्ती हो गया और फूल हो गया, यह या तो आपके पेड़ के हिस्से होते हैं, या तो यह पौधे के हिस्से होते हैं। इस वजह से आपके यह तीनों एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन जो आपका पंखुड़ी है यह फूल का हिस्सा होता है, इस वजह से आपका इसका सदस्य नहीं होगा, ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 संख्याएं दी गई हैं और इनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, लेकिन शेष एक अलग है। वही एक संख्या चुनना है जो अन्य तीनों से आपका भिन्न है। चलिए देखते हैं कौन सा जो है तीनों से भिन्न है। तो आपका कौन सा है, तो 6 नंबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, 6 नंबर में, हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर बताएं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। इनमें से आपको सबसे भिन्न बताना है। तो देखिए अगर भिन्न के तौर पर देखें तो आप इसमें देखिए, अगर बात करें, देखिए
1990 और 2003 और 2014 ये क्या हैं? तो ये आपके नॉर्मल ईयर हैं। कैसे हैं? यह आपके नॉर्मल ईयर हैं, यानी यह क्या हैं? तो साधारण वर्ष हैं। क्या हैं? यह साधारण वर्ष हैं। और लीप ईयर कैसे निकाला जाता है? अगर देखिए आपका 52 है ना, 52 को लीप ईयर निकालने के लिए जो है हम जो है अंत के 2 अंकों को जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 चौको 52, यानी अगर 4 से उसमें भाग चला गया तो वह आपका जो हो जाएगा वह लीप ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो आपका हो जाएगा यह लीप ईयर हो जाएगा। इस वजह से यह आपका जो है सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी। लीप ईयर निकालने का यही तरीका है कि जो है उसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि अगर वह 4 से डिवाइड हो जाता है तो आपका लीप ईयर है। आगे देखिए 7वां नंबर कह रहा है कि आर एम की बहन है। आर जो है एम की बहन है। आर जो है वह एम की बहन है। क्या है? आर जो है एम की बहन है। अब देखिए फिर आगे कह रहा है कि जो एच का भाई है, यानी जो क्या हो जाएगा, ये बहन है तो इस पे जो है हम माइनस लगा देते हैं और ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखिए जो क्या है, तो जो एच का भाई है, एच का भाई है। फिर कह रहा डी के की माता है। डी जो है देखिए डी को हम यहाँ लगा देते हैं, यह किसकी माता हो जाएगी? यह जो हो जाएगी वह के की ये आपका के आपका फीमेल हो जाएगा और ये माता हो जाएगी, ये आपका माइनस इस पे लगा देते हैं डी। फिर कह रहा है एम का भाई है। किसका? तो एम का जो है यह भाई है। तो कह रहा है आर किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी आर जो है वह किस प्रकार, आर जो है वह किस प्रकार डी से संबंधित है। अब देखिए यह जो है इन सब की माता है, यह इनकी इन सब की माता है। तो यह जो हो जाएगी आर इसकी पुत्री हो जाएगी। क्यों पुत्री हो जाएगी? क्योंकि यह फीमेल है, इस वजह से इसकी पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हम जो है लगा देंगे। और आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला कह रही है। शीला एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है। मान लीजिए यह शीला है, शीला है और एक लड़के की ओर इशारा कहते हुए कह रही है वह मेरे दादा, यानी शीला के, मान लीजिए एक शीला के पिता हो जाएंगे और पिता के पिता हो जाएंगे, यानी यह शीला के पिता हो जाएंगे। और अगर पिता के पिता इसके दादा लगेंगे, कौन? पिता के पिता इसके कौन लगेंगे? इसके दादा लगेंगे, दादा लगेंगे। फिर कह रहा कि वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है, यानी अगर इसका भी एक अगर मान लीजिए पोता है तो मान लीजिए इसका लड़का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा इसके पिता का। तो कह रहा उस लड़के का शीला के साथ क्या संबंध है? उसका जो क्या हो जाएगा, वह शीला का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब दादा का पिता, दादा का लड़के और लड़के का लड़का, यानी उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। कभी भी ब्लड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे तो उसे आप अपने से जोड़िए। आप अपने से जोड़ेंगे तो आपका जो है उत्तर वह सही आएगा। आगे देखिए कह रहा जूते जिस तरह से कोबलट से संबंधित हैं, ठीक ठीक इस तरह से चश्मा आपका डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन में देखिए कह रहा कि आकुलिस्ट है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है और ऑप्टिशियन है। तो अब यहाँ पे आपको 4 विकल्प नज़र आ रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें कोबलर जो होता है वह विशेषज्ञ होता है जूता निर्माण करने का। किसका? तो जो कोबलर होता है वह जूता निर्माण करने का विशेषज्ञ होता है। ठीक उसी प्रकार चश्मा बनाने का जो विशेषज्ञ होता है वह ऑप्टिशियन होता है। क्या होता है? ऑप्टिशियन होता है। विकल्प नंबर हम डी लगा देंगे। देखिए नेत्र रोग मत लगा दीजिएगा, नेत्र रोग आपका गलत हो जाएगा। आपका आकुलिस्ट भी नहीं होगा और ना ही आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट हो जाएगा। जिस तरह से कोबलर जो है जूते का निर्माण बनाने में आपका संबंधित है, उसी प्रकार चश्मा जो है आपका ऑप्टिशियन से संबंधित होता है, उसका विशेषज्ञ होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निष्कर्ष को सही चुनना है। कथन दे रखा है, कह रहा है कि सभी खंभे लाइट हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो खंभे हैं, सभी जो खंभे हैं, सभी जो खंभे हैं वह क्या है? तो सभी जो खंभे हैं वह लाइट हैं। सभी खंभे
लाइट हैं और सभी लाइटें बल्ब हैं। सभी लाइटें क्या हैं? तो सभी लाइटें जो हैं वह बल्ब हैं, बल्ब हैं। अब देखिए, अब निष्कर्ष देखिए कह रहा है कि सभी लाइट खंभे हैं। अब देखिए, लाइट आपका अंदर है और खंभे बाहर हैं। क्या कह रहा है? देखिए, लाइट आपका बाहर है और खंभा अंदर है। तो अगर कुछ कहता तो आपका सही होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है सभी लाइटें खंभा है, तो ये जो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि कुछ बल्ब आपके खंभे हैं, तो बल्ब आपका बाहर है और खंभा आपका अंदर है। तो अगर देखिए सभी कहता तब तो यह गलत हो जाता, लेकिन अगर कुछ बता रहा है, यानी अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो हमारा जो है कुछ का फार्मूला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा जो है वह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे कि केवल केवल निष्कर्ष हमारा दो अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा शोभित 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। कहाँ पर? तो शोभित 30 मीटर पश्चिम की ओर चल रहा है, यानी शोभित मान लीजिए ये स्टार्टिंग बिंदु से 30 मीटर पश्चिम की ओर वह चल रहा है। 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। अब मान लीजिए चार ही दिशाएं तो आपकी होती हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ये चार दिशाएं होती हैं। ये 30 मीटर पश्चिम की ओर चल रहा है शोभित। फिर वह दाएँ मुड़ जाता है। दाएँ मुड़ेगा किधर? तो ऊपर की साइड अपने दाहिने मुड़ेगा। तो कितना? वह 20 मीटर अपने दाहिने मुड़ रहा है। फिर कह रहा है तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। उधर बाईं ओर मुड़ेगा तो वह 40 मीटर चलेगा। कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए, अब उसका ये आरंभिक बिंदु है। तो देखिए, अभी भी वह पश्चिम। अब मान लीजिए, देखिए अगर इसको हम जो इस पे इसको इस तरह से एक लाइन डाल दें। देखिए 1 मिनट मैं कलर चेंज कर दूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपकी उप दिशाएँ होती हैं, एक तो दिशाएँ होती हैं, एक आपकी उप दिशाएँ होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो है खींच दिया, तो मान लीजिए आपका ये है आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया इधर, और इधर आपका साउथ ईस्ट हो गया और इधर आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस तरह से आपकी उप दिशाएँ, आपकी 4 दिशाएँ और 4 आपकी जो है आपकी उप दिशाएँ होती हैं। टोटल आपकी 8 दिशाएँ होती हैं। तो देखिए, अगर इस पे हमने एक लाइन डाल दें और देखिए इस तरह से हमने बना दिया ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से वह मान लीजिए वह इसकी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं तो ये किस दिशा में आ रहा है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी नॉर्थ वेस्ट का मतलब हमारा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा 12 से 14 तक श्रृंखला को पूरा करने के लिए जो है पूरा कीजिए। 12 से 14 तक श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के जो है सॉल्व करने के लिए हम जो है इसे नंबरिंग कर देते हैं। तो आपका देखिए यह 1 पे होता है, यह आपका 3 पे होता है और ये आपका देखिए 5 पे होता है और आपका देखिए 7 पे होता है। और 7 के बाद जो है आपका 7 के बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपका 2-2 का गैप दिख रहा है। किसका? तो 2-2 का गैप दिख रहा है यहाँ पे हमें, 2-2 का गैप दिख रहा है। 3-2 5 और 5-2 7 और 7-2 हमारा कितना हो जाएगा? 7-2 हमारा 9 हो जाएगा और 9 पे हमारा क्या होता है? 9 पे हमारा आई होता है। अब देखिए फिर यहाँ जेड, जेड हमारा किस पे होता है? तो जेड हमारा 26 पे होता है और एक्स हमारा 24 पे होता है। यहाँ देखिए हमारा -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स से हम चलते हैं भी तक, भी हमारा 22 पे होता है, यहाँ भी हमारा -2 हो गया। उसके बाद भी के बाद देखिए, भी के बाद हम चलते हैं टी पर और टी हमारा 20 पे होता है, यहाँ भी हमारा -2 हो गया। उसके बाद देखिए टी के बाद अगर हम 20 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा 18 आएगा। 18 पे क्या होता है? तो हमारा आर होता है। क्या होता है? तो आई आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आई आर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आई 9 पे होता है, कि हमारा 11 पे, आर 18 पे, पी हमारा 16 पे, यहाँ पे भी -2 और ऊपर हमारा +2 हो जाएगा। तो आई आर हो जाएगा। आई आर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर पहले में है। आगे देखिए इसमें तो हमारा पहला हो गया। अब देखिए आपको इस सीरीज एक और श्रृंखला दे रखी है सीरीज की। तो यहाँ पे 24 है, 60 है, 120 है, 210 है और आगे क्या आएगा? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 300 है,
336 है, 420 है और 525 है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ या मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को जो है पॉज़ करके जो है पहले खुद सॉल्व कीजिए। फिर अब अगर नहीं क्वेश्चन आपको आए, तो आप जो है देखिए मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो वीडियो को रोक दीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर जो है अगर मैं आपको यहाँ पे टाइम देने लग जाऊँगा, तो जो है आपको बोर हो जाएँगे आप। तो इस वजह से देखिए, अब पहले देखिए 24 कैसे आया। यहाँ पे देखिए 24 कैसे आया, तो देखिए यहाँ अगर देखते हैं क्यूब करके, तो अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है? और 3 का क्यूब करके हम 3 माइनस इसमें से कर देते हैं, तो 3 का क्यूब हमारा कितना होता है? तो 27 होता है और 27 में से हम 3 माइनस कर देंगे, तो हमें 24 मिल जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। उसके बाद देखिए 60 है। 60 कैसे आया है? तो अगर हम 4 का क्यूब कर दें और इसमें से अगर जिसका क्यूब करेंगे और उसी को जो है हम माइनस कर देंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 64 हो जाएगा और 64 में से 4 जाएगा तो हमारा 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 120 है। 120 जाने के लिए, नज़दीक जाने के लिए, तो 5 का क्यूब करके हम 5 माइनस कर देते हैं, तो आपका 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है और 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब देखिए फिर आपका 210 है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 का क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब करते हैं और माइनस का 6 कर देते हैं, तो 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है और माइनस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 200 हमारा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा देखिए उसके बाद हम 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब करके 7 माइनस कर देंगे, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब आपका 243 होता है कि नहीं होता है? नहीं, 343 होता है कि नहीं होता है? 343 होता है और माइनस 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। तो देखिए मैं आप सभी को एक-एक टॉपिक आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ और एक-एक जो है आपको सभी कोई चीज़ नहीं छोड़ूँगा और सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है और कैसे किया जाता है, मैं आपको पूरी तरह से संपूर्ण निचोड़ बताऊँगा और अंत तक बने रहिए। 30 क्वेश्चन ही हमारा है इस सेट में। तो अब देखिए यहाँ पे खाली जगह दे रखा है। अब इसमें हम कौन सा ऑप्शन रख दें जो इसे जो है एक तरह से आपका एक तरह से शब्द बना दे, यानी कोई ना कोई आपका एक अक्षर बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए यानी एम के बाद आपका ए आएगा। यहाँ पे एक लॉजिक हमें मिल गया। कौन सा लॉजिक मिल गया? कि एम के बाद हमारा ए आएगा। तो एम के बाद अगर हम ए रख दें यहाँ पे, एम के बाद अगर ए रख दें, फिर यहाँ भी हम ए रख दें, ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है? देखिए मन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मन, मैन बन रहा है। क्या बन रहा है? मैन, MEN मैन। फिर यहाँ पे हम एम रख दें। क्या रख दें? यहाँ पे एम रख दें, एक मिनट। यहाँ पे फिर हम एम रख दें, एम रख दें, फिर आपका मैन बन गया। फिर यहाँ पे देखिए हम फिर यहाँ पे एम रख दें, फिर यहाँ पे हम एन रख दें, तो हमारा मैन बन गया। फिर यहाँ पे हम एन रख दें, यानी लास्ट में एन आ जाएगा। तो एम डबल डबल ए डबल एम और डबल एन। तो देखिए ऑप्शन नंबर केवल सी में है। तो हमारा बन क्या रहा है? MAN, ये हमारा जो है मैन बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बस लॉजिक आपको पकड़ना है कि जैसे मैंने लॉजिक क्या पकड़ा, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए जैसे आपका MA दे रखा है, MA दे रखा है, तो मैंने इसका तो मुझे पता चल गया कि एम के बाद ए आएगा, तो मैंने आपके यहाँ पे सीधा सा आपको ए लगा दिया। तो मैंने जैसे ही ए रखा तो मुझे पता चल गया कि मैन बन रहा है। उसी प्रकार मैंने फिर यहाँ ए रख दिया तो मुझे मुझे पता चल गया कि आपका जो है मैन बन रहा है। तो हमने यहाँ पे सीधा आपका एम लगा दिया, एम लगा दिया, फिर मुझे पता चल गया मैन बन रहा है। तो मुझे आगे कुछ नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित जो है आपका दे रखा है आरेख है, उसमें से आपको जिला, राज्य और देश का कौन सा बेन आरेख जो है दर्शाता है। तो देखिए अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो देखिए सबसे पहले तो आपका जिला होता है और जिला से बड़ा आपका जिला जो होता है वो आपका राज्य में आता है
और राज्य जो होता है आपका एक देश का हिस्सा होता है। क्या होता है? देश का हिस्सा होता है। तो अगर मैं इस हिसाब से चलूँ तो विकल्प नंबर डी से देखिए, तो ये आपका जो हो जाएगा देश हो जाएगा। अपना प्यारा सा इंडिया हो जाएगा, मान लीजिए अपना प्यारा सा इंडिया हो गया। और आपका एक कोई राज्य ले लेते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। और इसका एक कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए आपका गोरखपुर ले लेते हैं। तो ये जो हमारा बनेगा, गोरखपुर ले लेते हैं, तो ये जो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका ज़िला हो जाएगा। सबसे पहले आपका ज़िला हो गया, मान लीजिए गोरखपुर ज़िला हो गया। और गोरखपुर ज़िला के अंदर आपको कहाँ पर है? कि आपका यूपी के अंदर है, यानी आपका ये राज्य हो जाएगा यूपी। और आपका देश यानी अपना प्यारा सा देश हो जाएगा, मान लीजिए इंडिया हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है, जो आरेख यही दर्शा रहा है। आगे चलते हैं। अब नीचे आपको आकृति को दे रखा है और वर्गों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। अब इसमें आपको बताना है वर्ग कितने हो जाएंगे। अगर मैं देख लूँ इसमें, तो वर्ग तो आपका इस तरह से आपका एक वर्ग बनता है। किस तरह से? इस तरह से आपका एक वर्ग बनता है। तो मैंने देखा तो यहाँ पर एक वर्ग बन गया, यहाँ पर एक वर्ग बन गया। तो मैंने देखा कि आपका एक वर्ग यहाँ बन गया। ठीक है, उसके बाद दो वर्ग आपका यहाँ बन गया। तो यहाँ पे भी हमें एक वर्ग मिल गया। और एक वर्ग अब मैंने देखा यहाँ पे, यहाँ मिल गया। तो टोटल आपके यहाँ पे तीन वर्ग मिल गए। सेम इसी तरह से आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। तो तीन यहाँ से मिल गए, तीन यहाँ से मिल गए, तो टोटल 6 वर्ग हो गए। कितने? टोटल 6 वर्ग हो गए। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अब देखिए आपको कह रहा प्रश्न में एक कथन और उसको जो आपको दो पूर्व धारणाएँ दी गई हैं, जिन्हें क्रमांक 1 और क्रमांक 2 से दिखाया गया है। कोई मानी हुई या गृहीत बात पूर्व धारणा कहलाती है। आपको दिए हुए कथन और दी हुई पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखकर उन्हें दो पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है, इसका जो है आपको निर्णय करना है। तो कथन देखिए कह रहा है क्या? कथन कह रहा है कि संगठन प्रमुख ने अपने भाषण में सभी कर्मचारियों को घाटे में कमी लाने के लिए उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों हेतु जो है बधाई दी थी। भविष्य में और अधिक लाभप्रद स्थिति अर्जित करने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने का आग्रह किया है। तो ये तो हमारा कथन था। अब देखिए पूर्व धारणाएं क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा अब कह रहा है पूर्व धारणाएं देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहला कि कर्मचारी अभिप्रेरित हो सकते हैं तथा अपने वर्तमान कार्य स्तर को बनाए रख सकते हैं और यदि संभव हो तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि कर्मचारी अब स्थिर पड़ सकते हैं तथा अपने दिन प्रतिदिन का कार्य धीमा कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि किसी बड़े घाटे की तुरंत आशंका नहीं है। तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा कथन हमारा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला करेक्ट कैसे हो जाएगा? कि संगठन प्रमुख ने कर्मचारियों को उनके, देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि संगठन ने प्रमुख कर्मचारियों को उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों के कारण आई घाटे में कमी के लिए बधाई दी है, ताकि उन्हें अभिप्रेरित करने हेतु अपना सर्वोत्तम योगदान देने का आग्रह किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी अपना वर्तमान कार्य स्तर बनाए रख सकते हैं और संभवतः उसे बढ़ा सकते हैं। इससे कर्मचारी को स्थिर पड़ने की कोई कारण नहीं बनता है। इस वजह से कथन हमारा एक निहित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आइए चलते हैं आगे। और देखिए 18 नंबर भी आपका फिर कथन दे रखा है और कह रहा है कि यह कहा जाता है कि देखिए कह रहा है कि यह कहा जाता है कि ताज़े फल तथा ताज़ी सब्जियां मौजूद जो आपके विटामिन है वह मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए आपका लाभप्रद है। विटामिन ई के कैप्सूल को मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कह रहा है? देखिए हमें ताज़े फल और ताज़े सब्जियों में हमें विटामिन ई जो है हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। इसके लिए अगर बात करें, अगर हम विटामिन ई का कैप्सूल लेते हैं तो उसका जो है हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही कह रहा है। तो अब देखिए कार्यवाही इसके लिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विटामिन ई के कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए। ये तो हमारा पहला कथन कह रहा है। अब दूसरी कार्रवाई कह रहा है कि नहीं, विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लोगों को ताज़े फल तथा सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अब बात करें इसमें हमारा कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा देखिए हम ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर बात करें विटामिन ई
ताज़े फल और ताज़े सब्जियों से हमें मिल जाता है और स्वस्थ रहने के लिए यह लाभदायक भी है। इसलिए लोगों को ताज़े फल और सब्जियां खाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। और जिन लोगों के शरीर में विटामिन ई की कमी होती है, उनको पूर्ति के लिए विटामिन ई के कैप्सूल आवश्यक होते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसकी बिक्री पर जो है हमें रोक लगा देना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा है वह हमें ज़्यादा तर्क संगत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अब देखिए फिर कह रहा है कि आपका 19 नंबर है और 2 कथन दे रखा है और कह रहा है कौन सा कथन आपका तर्क निर्बल तर्क है। निर्बल तर्क बता रहा है ना, प्रबल नहीं पूछ रहा है, निर्बल पूछ रहा है। कह रहा है क्या सरकार को उच्च स्तरीय तकनीकी संस्था यानी आईआईटी को जो है निजीकरण कर देना चाहिए। तो कह रहा है पहला देखिए तर्क, हाँ निजीकरण से यह संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणवत्ता उन्मुख हो जाएंगी। और दूसरा कह रहा है हाँ निजीकरण से नए युग का मूल मंत्र है, क्या इसके बिना हम होड़ में रह सकते हैं। अब बात करें तो देखिए कौन सा कथन इसमें हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कथन आपको दिख रहा होगा कौन सा ठोस हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर सी लगा देंगे। इसमें हम इसमें अगर पूछ रहा था हमसे कौन सा निर्बल है, तो विकल्प नंबर सी, ना तो हमारा एक होगा और ना ही हमारा दो ठोस होगा। सरकारी संगठन हेतु अगर आईआईटी शिक्षण क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे विश्व के सबसे बेहतर इंजीनियर यहाँ से निकाले जाते हैं। यहाँ आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर बात करें सरकारी संगठन में होते हुए भी आईआईटी शिक्षण संस्था अच्छा कार्य कर रहा है। अगर देखिए आईआईटी क्या है, तो एक सरकारी संस्था है। अब ये अगर सरकारी संस्था के तौर पर अच्छा कार्य कर रहा है तो देखिए इसे हमें प्राइवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है कि ये आपका अगर प्राइवेट कर दें तो आपका जो है अच्छी सुविधा यह दे रहा है। तो अगर बात करें निजीकरण के बाद भी ये संस्था बेहतर हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। होड़ भी बने रहने के लिए निजीकरण एकमात्र उपाय है। तो हम लगा देंगे विकल्प नंबर सी, जो है ना तो हम तर्क एक ठोस मानते हैं, ना ही हम तर्क तो दो ठोस मानते हैं। आगे देखते हैं। अब 20 से 30 तक जानकारी दे रखा है और नीचे दिए गए प्रश्न का पढ़कर उत्तर दीजिए। अब कह रहा है देखिए ABCDEFG और पाँचवीं और चौथी और पाँचवीं और छठवीं में इस तरह पढ़ते हैं कि इनमें किसी भी कक्षा में कम से कम 2 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से जो प्रत्येक को एक रंग पसंद है तथा काला, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला और गुलाबी, पर ज़रूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में है। बी को जो है पीला पसंद है। किसे? तो बी को जो है वह पीला कलर पसंद है और जो है वह कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। जिसे काला पसंद है वह कक्षा में है। और जिसमें ई और सी को नीला पसंद है और वह कक्षा में है। और जिसे जी पसंद है वह डी कक्षा में 5वीं केवल आपके साथ है। और जिसे गुलाबी पसंद है, जी ना तो कक्षा 5 में है और ना ही कक्षा 6 में पढ़ता है। एफ को काला पसंद नहीं है, जी को ना तो हरा पसंद है और ना ही सफ़ेद पसंद है और डी को हरा पसंद नहीं है, ई को गुलाबी पसंद नहीं है। तो कह रहा है सफ़ेद रंग किसे पसंद है, यानी वाइट रंग किसे पसंद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको ये प्रश्न ना समझ आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं आपको देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ऊपर आपका दे रखा है ना, इस वजह से मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि सफ़ेद रंग किसे पसंद है, तो डी को। किसे? तो डी को जो है आपका सफ़ेद रंग पसंद पसंद है और डी जो है कक्षा आपका 5 में है। किसमें? कक्षा 5 में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो देखिए अगर बात करें, कह रहा है ए जो है उसे काला पसंद है जो कि आपका 5वीं कक्षा में रहता है। डी को सफ़ेद पसंद है और वो आपका चौथी कक्षा में रहता है। देखिए चौथी में नहीं रहता, ये आपका डी जो आपका 5वीं कक्षा में रहता है। तो 21 नंबर है। तो देखिए बी जो है लाल पसंद है जो कि आपका चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे। कह रहा है ए को कौन सा रंग पसंद है। ए को कौन सा रंग पसंद है, तो अभी मैंने बताया कि ए को जो है आपने पढ़ा होगा ऊपर, ए को काला रंग पसंद है। और कह रहा है कौन सा छात्र कक्षा चौथी में पढ़ता है। तो कौन कौन जो देखिए इसका एक डायग्राम आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो जिसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे, जैसे हम इसमें पर्सन एक में रखेंगे और एक में हम रखेंगे जो है क्लास रखेंगे और एक में जो हम रखेंगे कलर रखेंगे। क्या रखेंगे? कलर रखेंगे। यानी यानी हम क्या रखेंगे,
आपका रंग रखेंगे। तो इस तरह से सबका डायग्राम बनाएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको उत्तर बता देता हूँ। कह रहा कौन सा छात्र जो है चौथी में पढ़ता है, तो 23 का जो है देखिए बी, सी और जी ये चौथी कक्षा में जो है पढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा आपका 24 से 27 तक आपको दे रखा है। कह रहा एक कंपनी ने अपने व्यवसाय को गति देने के लिए कंटेंट मैनेजर यानी सीएम की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। कंपनी द्वारा निम्नलिखित शर्तें रखी गई हैं। तो कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं उम्मीदवार को के प्रति? कह रहा उम्मीदवार को कम से कम 65 प्रतिशत अंक, कितना? तो 65% अंक जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक, मान लीजिए वह बीए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि वह बैंक पीओ के कम से कम 5 लिखित परीक्षाएं, यानी पीओ का जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो है वह परीक्षा में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए, यानी 5 लिखित, यानी 5 लिखित एग्जाम में वह पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब ठीक है, तीसरा कह रहा है क्या? तीसरा कह रहा है कि कंपनी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में अब कंपनी जो है परीक्षा कंडक्ट कराएगी, जिसमें उसे 60% अंक जो है 200 में से उसे लाना है। तो फिर चौथा कह रहा है क्या? चौथा कह रहा है कि उम्मीदवार को उपयुक्त पद के लिए कंपनी द्वारा संचालित साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में उसे जो है 75% अंक में से कम 40% अंक उसे लाना पड़ेगा। कितना अंक प्राप्त होना चाहिए? अब फिर पांचवा ही नंबर कह रहा है कि उसे कंप्यूटर का कार्यरत होना ज़रूरी है। क्या? उसे कंप्यूटर का कार्यरत होना ज़रूरी है, यानी उसे कंप्यूटर का नॉलेज भी, यानी उसे, अब देखिए पाँचवा नंबर भी कह रहा है उसे क्या कहना चाहिए? उसे कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और छठवां कह रहा है कि 14 जनवरी को 2012 को 30 वर्ष आयु से पूरा होना चाहिए और उम्मीदवार इन सभी शर्तों को पूरा करता हो। तो ऑप्शन देखिए, अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए, अभी यह तो उसके पास इतना सारा कुछ है रहना चाहिए। तो ये कह रहा है कि उपरोक्त एक, परंतु वह स्नातक है तो उसका मामला कंपनी के निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए। बी कह रहा है उपरोक्त दूसरा, तो उसका मामला कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। ऊपर दी गई शर्तों को निम्नलिखित प्रत्येक मानते हुए दी गई जानकारी के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि कोई अनुमान नहीं लगाना है। यदि आपको लगता है कि डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, तो आपको आंकड़े अधूरे हैं, तो आपको यह मामला 14/1/2022 से देखिए। अब उम्मीदवार देखिए क्या कह रहा है। अब 24 नंबर देखिए, 24 नंबर देखिए कह रहा है कि सौरभ का जन्म 12 जनवरी को हुआ है। कब? सौरभ का जो जन्म है वह 12 जनवरी को हुआ है। सौरभ का जन्म 12 जनवरी 1981 को हुआ है और उसने 67% अंक, कितना? तो 67% अंक के साथ, यानी 67 अंक के साथ स्नातक किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हुए उसके 5वीं साक्षात्कार था और उसे कंप्यूटर का भी ज्ञान है। और कंपनी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में जो इंटरव्यू हुआ है उसमें 181 तथा 38 121 में से उसे 38 अंक मिले हैं। तो देखिए ऑप्शन सौरभ दी गई शर्तों को पूरा करता है और उसको चुना जा सकता है। कौन सा? तो सौरभ जो है, सौरभ को जो है, सौरभ भाई साहब फिट हैं। क्यों? क्योंकि वह कंपनी के सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो सौरभ भाई साहब जो है, ऑप्शन नंबर ए हम लगा देंगे इसमें कि सौरभ भाई साहब का चयन हो चुका है, क्योंकि वह कंपनी के सारे नियम और रेगुलेशन उनके पास है। और 25 नंबर यही देखिए कह रहा है कि रमेश को कंप्यूटर का ज्ञान है। रमेश को कंप्यूटर का ज्ञान है। फिर कह रहा है कंपनी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में 125 में से कितना अंक मिला है? उसे 32 अंक मिले हैं, उसे 32 अंक मिले हैं। और वह बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के लिए साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित हुआ था। बैंक पीओ के लिए उसका छठा साक्षात्कार था, यानी उसे देखिए 5 होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद यह इसका छठवां साक्षात्कार था। फिर कह रहा है वह 10 जनवरी 2012 को अपनी बहन के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर उसे 8 वर्ष छोटी है
और उसका नृत्य प्रस्तुत किया गया था। तो अब बात करें, देखिए इसमें विकल्प नंबर डी लगा देंगे। कौन सा विकल्प नंबर डी लगाएंगे कि रमेश शर्त दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा पूरी करता है, परंतु वह एक एक जो है और एक और छः उस विषय में उसे जानकारी नहीं दी गई है और चयन के लिए उसे उसका डाटा क्या है, अपर्याप्त हो जाएगा। और फिर देखिए नीरज भी यहाँ पर है, कह रहा नीरज जो है कार्यरत एक निपुण कंप्यूटर इंजीनियर है, यानी नीरज जो है वह कार्य कंप्यूटर का वह यह कंप्यूटर का वह इंजीनियर है और उसकी आयु 31 वर्ष है। उसने बैंक पीओ की 6 परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त की है और उसे 65% अंक जो है स्नातक है और कंपनी द्वारा सीएम के लिए संचालित लिखित परीक्षा में उसे 40% अंक प्राप्त हैं और वह साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में वह 60% अंक मिले हैं। तो बात करें सभी शर्तें पूरा करता है नीरज, कौन? तो 26 नंबर है नीरज, जो है तीसरी शर्त अन्य शर्त से पूरी करता है और उसका मामला कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। किसके पास? तो ऑप्शन नंबर हम इसमें सी लगा देंगे कि जो है नीरज तीसरी नियम के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें पूरी करता है और उसका मामला कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं 27 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इधर उधर है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको एक बड़ा सा दे देगा और फिर कहेगा आप उसका डेटा के अनुसार उसका उत्तर बताइए। 27 नंबर देखिए कह रहा है कि शिखा के पास, किसके? तो शिखा के पास 65% अंक सहित स्नातक है। 65% उसके पास कितना है, मान लीजिए 65% के बाद परसेंट के पे उसका बीए का बीए है। अब कह रहा है कि सीएम पद के लिए संचालित साक्षात्कार में उसे 30 अंक मिले हैं, इंटरव्यू में उसे 30 अंक मिले हैं और लिखित परीक्षा में जो है आपका रिटेन में उसे कितने अंक मिले हैं, 123 अंक मिले हैं। और उसकी एज कितनी है? उस शिखा की एज जो है 32 वर्ष है और वह कंप्यूटर का कार्यरत ज्ञान है, यानी उसे जो है कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान है और उसे बैंक पीओ की परीक्षा के लिए 5 से अधिक साक्षात्कार मिले हैं, यानी उसे जो है बैंक पीओ में उसे 5 से अधिक जो है साक्षात्कार मिले हैं। तो भाई साहब यह सभी शर्तें पूरा करती है शिखा, इस वजह से उसका चयन किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं 28 नंबर। तो कह रहा एक निश्चित कुट भाषा में आपको रोब को देखिए कितना दे रखा है, 5136 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5136 दे रखा है। तो आर है, ओ है, बी है और क्या है, तो ई है, रोब है। तो देखिए आर को 5 दे रखा है और ओ को कितना दे रखा है, 1 लिख रहा है, बी को कितना लिख रहा है, 3 लिख रहा है और ई को कितना लिख रहा है, 6 लिख रहा है। अब देखिए फिर बाइंड को क्या लिख रहा है, तो बी है, आई है, एन है और डी है। बाइंड है तो बाइंड को क्या लिख रहा है, तो बाइंड को लिख रहा है 3, 7, 9 और 2। हमसे किसका पूछ रहा है? राइट का। राइट का पूछ रहा है। तो आर का देखिए कितना है, तो आर का यहाँ पे, तो आर का देखिए आर का कहाँ पे है, तो आर देखिए तो आर का कितना है, आर का कोड हमारा 5 है, आर का कोड 5 है। और आई का कोड कितना है, तो आई का कोड यहाँ पर देखिए आपका आई का कोड 7 है। और डी का कोड कितना है, तो डी का कोड हमारा, डी का कोड कितना है, डी का कोड हमारा 2 है। कितना है? डी कहाँ है, तो देखिए डी आपका यहाँ पर है। डी का कोड कितना है, तो डी का कोड हमारा 2 है, हमने 2 ले लिया। और ई बचा, ई देखिए कहाँ है, ई हमारा यहाँ पे लास्ट में, तो ई का कितना है, तो 6 है। कितना है? 6 है। 57 26, 57 26 देखिए ऑप्शन नंबर केवल बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर। इनवर्स को इतना लिखा जाता है, कितना? इनवर्स को इतना लिखा जाता है 31 26 और 456। और फिर रिवर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं आपका इन्वर्स कितना दे रखा है, रिवर्स का पूछ रहा है। तो देखिए आर है और क्या है, ई है और भी है, उसके बाद आपका ई है
उसके बाद आर है, एस है और ई है। तो देखिए यहाँ पे ई का कितना है, तो ई का देखिए ई आपका यहाँ पर ई का कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। कितना है, ई का 6 है। एस है, एस का देखिए कितना दे रखा है, एस हमारे यहाँ पर है, एस का कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। हमने 5 और 6 लगा दिया। तो देखिए इसमें नहीं है ना इसमें है, ऑप्शन नंबर अभी ए में है और आपका सी में है। उसके बाद क्या है, तो आर है, आर का कोड कितना दे रखा है, तो 4 है। आर का कोड कितना है, आर का कोड 4 है, 456 हो गया, अभी इसमें है। फिर देखिए आपका क्या है, ई है, ई का कोड क्या है, ई का कोड आपका फिर 6 है। क्या है, 6 है। तो 64 कितना हो गया, 6456। तो देखिए अगर इसमें बात करें, 6456 हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपका क्या है, बी है, बी का क्या है, तो बी का हमारा देखिए 2 दे रखा है। कितना है, 2 है। और ई का कितना है, 6 है। और आर का कितना है, आर का हमारा 4 है। 46 26 456। तो 46 26 और 456 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रश्न में बाईं और एक प्रश्न आकृति दे, दाईं ओर 4 आकृतियाँ दे रखी हैं ए बी सी डी, और उत्तर आकृतियों में उस आकृति का चयन करना है जो प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रश्न आकृति है, इधर आपकी प्रश्न उत्तर आकृति दे रखा है। अब इसे दर्पण प्रतिबिंब पर रखा है, तो ये आपका कैसा बनेगा। तो देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब पर रखा है, तो यहाँ पर आपका देखिए सी आपका सबसे यहाँ पर है ना सी, तो सी आपका सबसे पहले आएगा। सी आपका जो है सबसे पहले आएगा। और सी देखिए, सी अगर बात करें, सी आपका पलट जाएगा। देखिए इसमें तो पलटा नहीं है और ना ही आपका इसमें पलटा है। इसमें पलटा तो है लेकिन आपका लास्ट में है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 30 प्रश्न। और अगली जो हमारी क्लास है वह आपकी साइंस की होने वाली है। साइंस के बाद हम जीके जीएस देखेंगे और उसके बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर देखिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो भाई को मेहनत को मानते हुए एक लाइक करके, अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।